Good morning, students. Today we will start our new chapter, 6th chapter history, towns, traders and craftsmen. आज बेटा हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. हिस्ट्री का 6th चैप्टर है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन. इसके अंदर हम पुराने समय के जो कस्बे थे, व्यापारी थे, क्राफ्ट्समैन मीन्स जो ये कला का कार्य करते थे, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या है. जो भारत है बहुत ही प्रोस्पेरियस, बहुत ही खुशहाल देश था. और ड्यूरिंग मेडिवियल पीरियड, जब मेडिवियल पीरियड चल रहा था 12th से 18th सेंचुरी तक, उस समय हमारा भारत बहुत ही प्रोस्पेरियस कंट्री था. उसके अंदर नई नई सिटीज़ और टाउन्स डेवलप हुए थे. नई नई प्रकार का जो ट्रेड था, व्यापार था, वो फ्लोरिश हुआ था. और हमारे भारत के अंदर विदेशों से ट्रैवलर्स आते थे, भारत के साथ व्यापार करते थे. और इस प्रकार से नए नए बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज़ का हमारे भारत में डेवलपमेंट हुआ था. तो आगे नेक्स्ट हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स. हमारे भारत के अंदर जो टाउन्स थे, कस्बे थे, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ. सम टाउन्स वर फाउंडेड बाय रूलर्स. कुछ टाउन्स को तो जो राजा थे, रूलर्स थे, उन्होंने फाउंड किया था. और इसके अलावा कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स थे, जैसे लोकेशन, क्लाइमेट, रिलीजियस, ये सारे फैक्टर्स भी थे जो टाउन्स के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल थे. जो टाउन्स थे उन्हें मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन्स और प्रोफेशंस के द्वारा भी डेवलप किया गया था. कई बार क्या हुआ था, जो बड़े बड़े विलेजेस थे वो टाउन्स के अंदर परिवर्तित हो गए थे. और वहाँ पर जो होलसेल या रिटेल मार्केट से, जिसे मंडी कहा जाता था, या ओकेजनली और वीकली जो मार्केट लगती थी, उन्हें हाट या फेयर कहा जाता था. सम टाउन्स गेंड इम्पोर्टेंस. कुछ टाउन्स जो थे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे ट्रेड, व्यापार की दृष्टि से. एग्ज़ाम्पल के लिए, जब जहांगीर और शाहजहाँ का शासन था, उस समय के जो टाउन से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे. इसके अलावा बॉम्बे, मुंबई, पुदुचेरी, मद्रास, कलकत्ता, ये सारे क्या थे, ट्रेड सेंटर्स थे, जिनके द्वारा भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार करता था. जो सम टाउन्स बिकेम इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज. कुछ टाउन्स तीर्थ रूप से इम्पोर्टेंट हो गए थे. और कुछ टाउन्स बिजनेस के हिसाब से, जैसे मदुरई, सोमनाथ, सूरत, ये सारे बिजनेस टाउन्स बन गए थे. अब हम जो डिफरेंट प्रकार के टाउन्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ टाउन्स. अब हम टाउन्स के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. टाउन्स वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू सेटलमेंट. जो टाउन्स हैं बेटा वो सेटलमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं. तो देखिए सबसे फर्स्ट आता है आपका, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, कैपिटल टाउन, टेम्पल टाउन, कमर्शियल टाउन, पिलग्रिमेज टाउन. तो इस सबसे फर्स्ट आता है कैपिटल टाउन. कैपिटल टाउन्स देखिए कौन से होते हैं. कैपिटल टाउन्स को एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के नाम से भी जाना जाता है. जब अकबर का शासन था उस समय आगरा वहाँ की कैपिटल थी, और जिसके अंदर फतेहपुर सीकरी उसकी नई कैपिटल बनाई गई थी. आगरा को रिलीजियस टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, इस वजह से इसे रिलीजियस टाउन भी कहा गया है. कैपिटल टाउन होते हैं जो वहाँ के एरिया के कैपिटल के रूप में आते हैं, उसे कैपिटल टाउन कहा जाता है. नेक्स्ट है टेम्पल एंड पिलग्रिमेज टाउन्स. टेम्पल जो जहाँ पे मंदिर ज़्यादा होते हैं, ऐसे कस्बे. और पिलग्रिमेज होता है जो तीर्थ यात्रा, जहाँ पर भगवान का जन्म स्थान जिसे माना जाता है, वो पिलग्रिमेज के अंदर आते हैं. जैसे इसमें देखिए, जिस एरियाज़ में टेम्पल ज़्यादा होते हैं वो वहाँ के टेम्पल टाउन्स के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं. जो टेम्पल्स होते हैं वो इकोनॉमी और सोसाइटी के सेंटर उन्हें माना गया है. एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु का तंजावुर या तंजौर, जिसके अंदर जो टेम्पल टाउन के लिए बहुत फेमस है, और इसकी कैपिटल चोला थी. और मदुरई, तिरुपति, बनारस, इलाहाबाद, मथुरा, वृंदावन, ये सारे फेमस पिलग्रिमेज टाउन के अंदर आते हैं. इसके अलावा अजमेर में जो दरगाह है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वह भी क्या है, वह भी टेम्पल टाउन के रूप में मानी गई है. और जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी उनका डेवलपमेंट हुआ था. जैसे इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे, कांजीपुरम और मदुरई, ये कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे. तिरुपति आंध्र प्रदेश में, सोमनाथ गुजरात में, ये सारे इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर थे. और तमिलनाडु का तिरुवन्नामलाई और उत्तर प्रदेश का वृंदावन, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज टाउन के सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में आते हैं.
दैट्स क्लियर। आगे है बेटा कमर्शियल टाउन। अब देखिए कमर्शियल टाउन क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग है कमर्शियल टाउन्स। कमर्शियल टाउन में देखिए जब मेडिवियल पीरियड चल रहा था उस समय बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बिजनेस और ट्रेड्स का डेवलपमेंट हुआ था। इन्हें कमर्शियल टाउन्स का नाम भी दिया गया था। ये दो प्रकार के होते हैं कमर्शियल टाउन्स जो होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इनलैंड ट्रेडिंग और सेकंड है फॉरेन ट्रेडिंग। अब देखो बेटा इनलैंड और फॉरेन क्या होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है। इनलैंड, इनलैंड यानी कि जो अपने देश के अंदर ही जो व्यापार होता है। फॉरेन होता है जो दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है। तो फॉरेन ट्रेड में देखिए एक्सपोर्ट ऑफ रॉ और फिनिश प्रोडक्ट टू डिफरेंट कंट्रीज़। जब कच्चे माल का या तैयार प्रोडक्ट्स का दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता है तो उसे फॉरेन ट्रेड का नाम दिया जाता है। और जो व्यापार अपने जो ये फॉरेन ट्रेड होता है वो पोर्ट जो एरियाज़ होते हैं उसके अंदर या उसके आसपास के एरिया से किया जाता है। और जो हमारा भारत है उसके अंदर इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे है इनलैंड ट्रेड या इंटरनल ट्रेड। जो छोटे छोटे गांव कस्बों के अंदर जो व्यापार होता है वो जिसके अंदर हमारे देश के अंदर ही एक पार्ट से दूसरी पार्ट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जो चीज़ें लेकर जाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, इनलैंड ट्रेडिंग कहलाती है। इसके अंदर जो जैसे गलियों के अंदर, जो विलेजेस के अंदर, टाउन्स के अंदर जो मार्केट्स होती हैं, छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं, उन्हें हाट का नाम दिया गया है। और जो रिटेल मार्केट्स होती हैं उन्हें मंडी का नाम दिया जाता है। अहमदाबाद जो था वो बहुत ही फेमस ट्रेडिंग सेंटर था। इसके अंदर कॉटन, सिल्क की का व्यापार होता था। इसके अलावा हम्पी, सूरत, मसोलीपट्टनम यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स माने गए थे। ओके बेटा, ये आपका हमारा था कमर्शियल टाउन्स। जो टाउन्स के जो टाइप्स थे वो अलग अलग टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे आता है ट्रेडर्स, बिग एंड स्मॉल। जो अलग अलग प्रकार के जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, व्यापारी। तो जो व्यापारी वर्ग है वो दो प्रकार का होता है, बिग एंड स्मॉल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, बिग ट्रेडर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स। अब देखो बिग ट्रेडर्स और स्मॉल ट्रेडर्स क्या होते हैं। जो बिग ट्रेडर्स होते हैं बहुत ही रिच होते हैं, इनकी खुद की शिप्स होती हैं, बोट्स होते हैं, बहुत ही पैसे वाले होते हैं, इन्हें बिग ट्रेडर्स का नाम दिया गया है। और जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं वो लोकल जो एरियाज़ होते हैं, वो जो छोटे छोटे चीज़ों का व्यापार करते हैं उन्हें स्मॉल ट्रेडर कहा जाता है। जैसे स्पाइसेस, क्लॉथ, क्राफ्ट्स, इन चीज़ों का जो व्यापार करते हैं वो स्मॉल ट्रेडर के अंदर आते हैं। जो ये स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कारवां का यूज़ करते हैं। कारवां होता है बेटा जब बहुत सारे लोग एक ही ग्रुप में, एक झुंड बनाकर इकट्ठे होकर चलते हैं तो उससे कारवां कहा गया है। एग्जाम्पल बंजारा। जो बंजारा जो कारवां है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्मॉल ट्रेडर के अंदर आता है। तो ये आपका था बेटा ट्रेडर के बारे में। आगे इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़। जो इम्पोर्टेंट टाउन्स, कस्बे और जो शहर थे उसके अंदर कौन कौन से नाम आते हैं। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला आता है हम्पी। हम्पी में देखिए हम्पी वाज द कैपिटल सिटी ऑफ किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर फ्रॉम 1336 टू 1565। जो हम्पी थी उसकी कैपिटल विजयनगर थी और ये 1336 से 1565 ईस्वी तक का इसका समय था। यह बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे जो फोर्ट्स थे, किले थे, टेम्पल से बहुत ही खूबसूरत थे। और ये जो हम्पी जो जगह थी ये तुंगभद्रा नदी के पास स्थित थी। नॉर्थ में तुंगभद्रा नदी के पास स्थित थी। इसके अलावा जो हम्पी जो शहर था उसके अंदर वाटर कनेक्ट चैनल्स का बहुत ही बड़ा उसका वास्ट एरिया फैला हुआ था, इस वाटर को इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था। खेतों में जो सिंचाई होती थी उसके लिए इसे यूज़ किया जाता था। हम्पी वाज ऑल्सो नोन एज कॉटन एंड स्पाइस ट्रेड सेंटर। और जो हम्पी है उसे कॉटन और स्पाइस होता है, मसाले, कॉटन होता है रुई जो होती है, सूती बोल सकते हैं आप, सूती वस्त्र के लिए, और मसाले के लिए इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था ये। और इस जो हम्पी था वो पर्शिया, अरब, बर्मा, चाइना, इन सारे बड़े बड़े देशों के साथ इसका व्यापार होता था। और जो इन 1565 हम्पी वाज डिफीटेड बाय द सुल्तान्स ऑफ डेक्कन। 1565 के अंदर हम्पी को डेक्कन के सुल्तान ने हरा दिया था। जो गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर के ऊपर उसने अपना शासन कर लिया था। और इस प्रकार से जो हम्पी था वो र्यून हो गया था, वो ख़त्म हो गया था।
नेक्स्ट ट्रेडिंग सेंटर आता है सूरत। सूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। मेडिवियल पीरियड के अंदर जो सूरत था बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था और साथ साथ ये ट्रेडिंग टाउन के अंदर भी आता था। जो सूरत है वो ताप्ती नदी के पास स्थित है और इसे गेटवे फॉर ट्रेड का नाम दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले जो व्यापार की शुरुआत हुई थी वो सूरत से ही हुई थी। और ये जो सूरत है उसका वेस्ट एशिया के साथ गल्फ ऑफ ओरमुज की घाटी के द्वारा वेस्ट एशिया के साथ इसका सूरत का व्यापार किया जाता है। इसके अलावा जो मक्का का जो पिलग्रिमेज था वो भी क्या है, सूरत के साथ अटैच है, सूरत के साथ जुड़ा हुआ है। और जो सूरत है वह बहुत ही फेमस है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। सूरत के अंदर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योगों की इंडस्ट्रीज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार में फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिगो नील की खेती भी की जाती है और यह गोल्ड लेस बॉर्डर के लिए या जरी के काम के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। और जो सूरत है उसके साथ देखो किन किन देशों का व्यापार होता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सभी देशों का हमारे भारत के अंदर जो व्यापार होता है वो सूरत के द्वारा ही होता है। जो काठियावाड़ सेठ थे और महाजन थे उन्होंने अपने बड़े बड़े बिग बैंकिंग हाउसेस बनाए हुए थे सूरत के अंदर। वो वहाँ पर वो जो उनका व्यापार के द्वारा कमाया हुआ जो पैसा था वो वहाँ पर लाकर उस पैसे को इकट्ठा करते थे। जिस प्रकार से बैंकों के अंदर पैसा इकट्ठा किया जाता है उस प्रकार से जो बड़े बड़े महाजन थे वो अपने इन घरों के अंदर पैसा जोड़ कर रखते थे। जब द ब्रिटिश एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग फैक्ट्री इन सूरत इन 1612, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सूरत के अंदर ट्रेडिंग फैक्ट्री स्थापित की थी 1612 ईस्वी के अंदर। हाउ एवर सूरत बिगेन टू डिक्लाइन, देखो इतनी सारी पॉपुलैरिटी के बाद भी जो सूरत था वो धीरे धीरे डिक्लाइन यानी कि उसका पतन हो रहा था। तो इसके क्या रीज़न थे, किस वजह से हो रहा था? फर्स्ट है द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जब मुगल एम्पायर का पतन हो गया तो उसके साथ साथ मार्केट का भी पतन हो गया था, मार्केट्स में भी लॉस आ गया था। कंट्रोल ऑफ सी रूट्स बाय द पुर्तगीज, जो पुर्तगाल के जो लोग थे पुर्तगीज थे उन्होंने सी रूट्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे वेयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर्स इन 1668, और बॉम्बे के साथ जो कंपटीशन होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो शिफ्ट हो गए थे, दूसरी जगह चले गए थे। इस वजह से भी सूरत के साथ जो व्यापार था उसका डिक्लाइन हो गया था, पतन हो गया था। ये समझ में आ गया बेटा। आगे है आपका मसोलीपट्टनम। मसोलीपट्टनम में देखिए मसोलीपट्टनम या मच्छीपट्टनम, इसे मच्छीपट्टनम का नाम भी दिया गया है। यह कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। मच्छीपट्टनम का अर्थ होता है फिश पोर्ट टाउन, यानी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा मछलियों का व्यापार होता है, इसलिए इसे मच्छी का मतलब होता है मछली, मच्छीपट्टनम का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा जो मसोलीपट्टनम है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कलमकारी वर्क के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखो कलमकारी क्या होता है बेटा, कलम और कारी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कलम का मतलब होता है पेन और कारी का मतलब होता है वर्क, यानी कि इसके अंदर जो कार्य किया जाता है वो पतली कलम के द्वारा किया जाता था। जो कलम है उसे साड़ी के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर पेंट करने के लिए कलम को यूज़ किया जाता था, और इसके अंदर जो नेचुरल कलर्स होते थे उसका प्रयोग किया जाता था। ये आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कलमकारी पेंटिंग की ही पिक्चर है। इसके अंदर बैम्बू बांस का सहारा लिया जाता था, और जो कलमकारी टेक्सटाइल्स थी वो साफाविद एम्पायर, जो पर्शिया का जो एम्पायर था, राजा था साफाविद, वो सबसे ज़्यादा कलमकारी की टेक्सटाइल्स वहाँ पर ही जाती थी। लेकिन 17वीं सेंचुरी के अंदर जो मसोलीपट्टनम था बिकेम द सेंटर ऑफ स्किल्ड पीपल, वो वहाँ पर स्किल्ड पीपल का सेंटर बन गया था। दीज स्किल्ड पीपल वर, यहाँ पर देखो कौन कौन से स्किल्ड पीपल थे। वीवर्स एंड डायर्स, वीवर्स होते हैं बुनकर, डायर्स होते हैं जो डाई करते हैं, कलर डाई करते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल डाइज, जो नेचुरल डाई, जो नेचुरल कलर बनाते थे। क्लॉथ प्रिंटर्स एंड पेंटर्स, और जो कपड़े के ऊपर पेंटिंग करते थे वो स्किल्ड पीपल के अंदर उनका नाम लिया जाता था। आगे है बेटा मसोलीपट्टनम लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस, लेकिन जो मसोलीपट्टनम था उसने अपना लॉस्ट कर दिया था महत्व। और जो मर्चेंट्स थे जो बॉम्बे से, कलकत्ता से, मद्रास से थे वो यूरोप के साथ मिल गए थे और उन्होंने भारत के अंदर व्यापार करना बंद कर दिया, वो यूरोपियन कंट्रियों के साथ मिल गए थे। और लास्ट टॉपिक है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। अब जो
मसूलीपट्टनम का जब अंत हो गया था तो उसके बाद जो नए टाउन्स और ट्रेडर्स आए थे वो क्या थे? स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया अट्रैक्ट द यूरोपियंस। अब भारत के अंदर जो मसालों की और सूती वस्त्र की जो वस्त्र का जो कार्य होता था, उन्होंने यूरोपियन लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया 16th और 17th सेंचुरी के अंदर। और इसके अलावा इंग्लिश, डच, फ्रेंच, इनकी जो गवर्नमेंट्स थी वो क्या चाहती थी कि हाँ, वो सभी हमारे भारत के साथ अपने व्यापार को इंक्रीज़ करे, बढ़ाए। इसके लिए बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीज़ बन गई थी। और जो यूरोपियंस थे उन्होंने जो भारत के साथ अपने एरियाज़ को सेट किया था, उसे ब्लैक टाउन्स का नाम दिया गया था। जो क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिशंस थे, वर मूव्ड इनटू दीज एरियाज़ टू वर्क एंड लिव हेयर। जो बड़े बड़े क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिशंस थे, वो इन एरियाज़ के अंदर आ गए और वो यहीं रहकर कार्य करने लग गए थे। जबकि जो यूरोपियंस थे वो पॉश रेजिडेंशियल एरियाज़ में आकर रहने लग गए थे, जिसके अंदर फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में थे और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में थे। इनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा इनका नाम लिया जाता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।